ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आज इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमागत बट्टा या छूट, लगातार छूट दिया जाता है तो नेट डिस्काउंट कितना होता है। जैसे मान लो आप किसी एमआरपी पे डिस्काउंट 1 आपने पहले 20% छूट दिया और फिर आपने दूसरा डिस्काउंट 25% दिया, यानी आपने 2 डिस्काउंट दिया, पहले 20% फिर 25%। तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, आपको अगर नेट डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है, ये दोनों मिला के कितने परसेंट का छूट है, तो कुछ नहीं करना है। आप सक्सेसिव में परसेंटेज चैप्टर में जो पढ़े थे कि कैसे कंबाइंड होता है, तो इसमें वही फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100% हो जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट यदि 2 ठोका एगो निकालना है, तो आप कहोगे सर x के जगह 20, y के जगह 25 और माइनस 20 इंटू 25 बाई 100 करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 और 25 मिलके 45 और ये 100 कटेगा इससे 5 बार में, तो क्या 40% डिस्काउंट कहलाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि 2 डिस्काउंट 20% और 25% मिलके कितना होते हैं, 40%। कि अगर आप 2 डिस्काउंट दिए, पहले 20 बाद में 25, तो रिजल्ट क्या आया, 40% डिस्काउंट दोनों मिला के। अगर हम कहें कि डिस्काउंट 1 पहला डिस्काउंट 25% है और दूसरा डिस्काउंट 20% है, और अब हमें अगर नेट डिस्काउंट चाहिए, इन दोनों को मिला के कुल कितने परसेंट का डिस्काउंट है ये चाहिए, तो क्या इसका भी उत्तर 40% ही आएगा। आप क्या करने वाले हो, सर एक्स वाई बदल गया तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा। आप कहोगे सर 25 प्लस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटे 100 करके निकालेंगे ना, क्या अभी भी ये आएगा 40 से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पता चला कि सर सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। हम पहले 20 कम करके फिर 25 कम करें, या हम पहले 25 कम करके फिर 20 कम करें, रिजल्ट तो उतना ही आएगा। देखना एक बार फिर से, ऐसे भी दिखाया तुम्हें। मान लो 100 है कोई चीज और तुमने इस पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, तो अगर इस पे 20% डिस्काउंट देना मतलब कम करना, तो क्या 20% कम करके 80 हो जाएगा। फिर हमें 25% डिस्काउंट देना था, तो भाई जो डिस्काउंटेड चीज है, जो डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, इस पर ना हम 25% डिस्काउंट देंगे। इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है, लगातार कम। 80 का 25%, सर 100 का 20% तो 20 घटेगा, लेकिन 80 का 25% तो सर 20 होगा, यानी 20 ना घटेगा, तो क्या ये 60 हो जाएगा। कितना से शुरू किए थे और 2 डिस्काउंट देने के बाद कितना पहुंच गए, कितने का टोटल डिस्काउंट हुआ, सर 20 यहां 20 यहां 40 का डिस्काउंट हुआ। कितने पे, 100 पे। सर परसेंटेज में कितना होगा, गुणे 100% का गुणा करना पड़ेगा। क्या ये 40% आ जाएगा डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट हो गया। समझ रहे बात को। अगर तुम ये कहिए होते कि नहीं सर हम 100 है कोई चीज, पहले हम इसमें 25% का डिस्काउंट देते हैं, अगर हम इसमें 25% का डिस्काउंट देते तो क्या 100 में 25 कम होके 75 हो जाता। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% देते, तो सर 75 पे 20% डिस्काउंट देंगे, तो 75 का 20% 15, 10% 7.5,
तो 20% 7.5 का डबल 15 कम हो जाएगा। तो 75 में 15 कम होके कितना बना 60। क्या रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं सर, अभी भी 40% डिस्काउंट है ना। तो सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि सर हमेशा हमको इतना आसान डेटा नहीं मिल सकता, हो सकता है फ्रैक्शन में मिले। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि डिस्काउंट, पहली डिस्काउंट जो है वो है 14.2/7%, ठीक। और दूसरी डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट 2 जो है वो है 12.5%। और हमें बताना है नेट डिस्काउंट कितना होगा। इन दोनों डिस्काउंट को मिला के कितने परसेंट का एकल छूट होगा। ये दो छूट हैं, इनको मिला के एकल छूट कितना होगा, एक डिस्काउंट कितना होगा, ये सवाल है। ट्राई करो आप इसको। पर ये सवाल को अगर अब हल करना, अगर हम इस फॉर्मूले पे चाहें या इस 100 मान के करना चाहें तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा हमारा। तो हम लोग जो परसेंटेज चैप्टर में पढ़े थे कि सर लगातार 2 कमी होता था तो उसको हम x + y - xy/100 से कर लेते थे। कब? जब ये नंबर आसान थोड़ा इंटीजर में दिखाई देता था। लेकिन जब ऐसा फ्रैक्शन में दिखाई देने लगता है, दशमलव में, तो क्या इसके फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू हम सॉल्व करते थे। बहुत ध्यान से बताओ, ये जो डिस्काउंट 1 है, ये डिस्काउंट 1 है, ये परसेंटेज में दिया है 14.2/7%। क्या है फ्रैक्शन में 1/7 डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब छूट, छूट मतलब कमी, तो क्या ये माइनस शो करेगा कमी। और जो दूसरा डिस्काउंट है आप इसको बोलोगे 12.5% दिया है, क्या ये फ्रैक्शन में 1/8 है। सर ये डिस्काउंट क्या कह रहा है कि 7 में 1 का कमी, अर्थात 7 से 6 हो जाना। ये डिस्काउंट क्या कह रहा है, 8 में 1 का कमी, क्या 8 से 7 हो जाना। तो ये इनिशियल वैल्यू, इनका प्रोडक्ट इनिशियल वैल्यू होगा, इनका प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू होगा, यानी डिस्काउंट दे देने के बाद वाला। और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच अगर रेशियो निकालें तो जो इसमें कॉमन फैक्टर है वो तो कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, क्या इधर केवल 4 बचा और इधर 3। सर 4 से 3 होना, क्या 1 का डिस्काउंट दिख रहा है। ये 1 का डिस्काउंट कितने पे, अगर 1 का डिस्काउंट 4 पे तो परसेंटेज में कितना। आप कहोगे सर 25% नेट डिस्काउंट हो जाएगा मेरा आंसर। आप चाहते तो इस सवाल को भी x + y और ये ना करके ऐसे करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि क्या इसके लिए यही ठीक है, जल्दी से हो जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे डेटा के लिए ये प्रोसेस नहीं सही रहेगा, काम ज्यादा करवाएगा। हम डेटा के हिसाब से अपना प्रोसेस लगाएंगे। अगर हम इसको भी ऐसे लगा रहे होते, ऐसा नहीं है कि हमारा उत्तर चेंज होने वाला। देखो इस डिस्काउंट का मतलब है 1/5, इस डिस्काउंट का क्या मतलब है 1/4। ये क्या बोलेगा 5 से 1 कम होके 4 हो गया। ये क्या बोलेगा 4 से 1 कम होके 3 हो गया। ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, क्या कॉमन है ये 4 4, यानी 5:3, यानी 5 वाला चीज 3 हो गया। क्या 2 का कमी आ गया, यानी नेट डिस्काउंट 2 कहलाएगा। कितने पे 5 पे। 2 5 पे क्या हमारा 40% होता है, तो 40% ही ना डिस्काउंट है दोनों मिला के। ये तरीका आप याद रखिए, दोनों ही तरीका से कि सर लगातार 4 छूट दिया गया है और हमने सीखा है कि जितने भी छूट होंगे अगर नेट डिस्काउंट करना है तो सबको सक्सेसिव कंबाइन करना है। भाई आपको पता होना चाहिए ना क्या करना है, सबको सक्सेसिवली कंबाइन करना है। कैसे सक्सेसिव कंबाइन करने का तरीका हमने सीखा,
सर फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, या दो दो को मिला के एक एक बना के फिर उन दोनों को मिला के कर सकते हैं। लेकिन जब दशमलव दशमलव दिखे तो अच्छा रहता है कि आप भिन्न में बदल के करिए। 20% डिस्काउंट का मतलब है 1/5 कम होना। 25% डिस्काउंट का मतलब है 1/4 की छूट। अगला है 14.28% डिस्काउंट, मतलब 1/7 का डिस्काउंट। सर इसी को 1/7 कहते हैं। और अगला है 12.5% का डिस्काउंट, यानी कि 1/8 का डिस्काउंट। इन 4 डिस्काउंट को मिला के एक डिस्काउंट बनाना है। क्या तरीका है? सर ये जानते हैं कि 1/5 कोई चीज कम होता है, क्या वो 4/5 हो जाता है? कोई 1/4 कम होता है, क्या वो 3/4 हो जाता है? किसी में 1/4 की कमी की जाए तो 3/4 हो जाता है। सक्सेसिव कंबाइंड, क्या सक्सेसिव इंटू रहता है तभी लगता है। 1/7 कम, क्या ये 6/7? 1/8 कम, क्या ये 7/8? ऐसे इनको इंटू करेंगे तभी ये सक्सेसिव होगी। प्लस नहीं होता, प्लस तो सिंपल होता है एडिशन। अगर इंटू करते हैं तो ये सक्सेसिव कंबाइंड हो जाता है। आप कहोगे सर इसमें जो भी कॉमन चीजें हटा सकते हो क्या? और भी हटेगा ऐसे? तो आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? 9। डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 20। सही है। अब आप कहोगे सर 9/20 आया, इसका मतलब क्या आया कि सर कोई चीज पहले 20 था, उसमें 4 बार कमी करने के बाद वो 9 हो गया। तो क्या मुझे कमी दिखाई दे रहा है कितना हो गया? सर 11 कमी हो गया। 11 का कमी कितने पे हुआ? तो 11/20 को ही ना हम परसेंटेज में निकाल के बोलेंगे मेरा नेट डिस्काउंट है। 11/20 गुणे 100, क्या 55% नेट डिस्काउंट है मेरा? आप लिख सकते भाई, ये वही है जो आप रेशियो लिख रहे थे। आप क्या शुरू में 5 बाद में 4 लिख रहे थे, फिर आप 4 से 3 लिख रहे हैं, फिर 7 से 6 लिख रहे हैं, फिर 8 से 7 लिख रहे हैं, इनको कंबाइन कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर हटा रहे हैं आप। और क्या हट रहा था इसमें? 4 दूनी के 8, 8 हट गया, 5 चौके 20 इधर बचा, 3 या 9 इधर बचा। तो आप बोलते थे ना 11 कम हो गया 20 पे, अर्थात परसेंट में इंटू 100 करेंगे तो 55% डिस्काउंट आएगा। आप चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, आपका रिजल्ट ये सवाल है कि मार्कअप है, 4 गो डिस्काउंट है, इसके बाद बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट है। लैंग्वेज में कैसे रहेगा सवाल लिखा हुआ कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का दाम 20% बढ़ाता है, मार्कअप मतलब दाम बढ़ाना। इसके बाद 4 लगातार छूट देता है, कितना कितना परसेंट? इतना इतना परसेंट। तो जब इतना छूट दे के बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो आप ये कहते हो कि सर ये जितने भी डिस्काउंट होते हैं ये तो सक्सेसिव आपस में होते ही हैं, सबको कंबाइंड सक्सेसिव भी किया जाता है। एंड सर मार्कअप भी डिस्काउंट के साथ सक्सेसिव ही कंबाइंड होता है। भाई क्या ये 4 छूट मिला के एक छूट होगा? कोई ना कोई एक छूट बनेगा। जैसे बना था कुछ 55 बना था, और जो एक छूट है वो भी मार्कअप के साथ सक्सेसिव भी ना कंबाइंड होता है। कल आपने पढ़ा था कि मार्कअप और डिस्काउंट सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं। मार्कअप के मल्टीप्लाइंग फैक्टर और डिस्काउंट के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ही ना प्रॉफिट और लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कल पाए थे। कल आपने ये रिजल्ट निकाला था कि सर मार्कअप के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या ये मुझे प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देता है? आप बताओ जरा ध्यान से
कि सर इस सवाल में मार्कअप डिस्काउंट ही तो दिखाई दे रहे हैं क्यों? 20% मार्कअप मतलब वृद्धि ना, 12.5% डिस्काउंट मतलब कमी ना, 20% डिस्काउंट मीन्स कमी, 25% डिस्काउंट ये भी कमी, ये 1/7। क्या इस तरह की चीजें हैं ये? प्लस 1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप कहते हैं सर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए अगर प्लस में है तो 1 में जोड़ते हैं और अगर माइनस में है तो 1 से घटाते हैं। कोई पूछेगा कि 20% वृद्धि है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे 100 प्लस 20 अर्थात 120%। ठीक, अगर यही बात फ्रैक्शन में लिखा रहे 1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर अब फ्रैक्शन में परसेंट में 100 होता है कंप्लीट, तो फ्रैक्शन में 1 होता है कंप्लीट, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 1/5 क्या हमारा 6/5 होगा। इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, जो वृद्धि या कमी के बाद रिजल्ट होता है, क्योंकि उसी का नाम मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकालते हैं। तो आप बताओ मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लस 1/5 का क्या 6/5 होगा? और जितने भी डिस्काउंट है उन सब का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है। सर पहला डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8, दूसरे डिस्काउंट का 4/5, तीसरे का 3/4, चौथे का 6/7। क्या ये मार्कअप और डिस्काउंट के टोटल हो गए? क्या यही रिजल्ट देंगे हमारे प्रॉफिट या लॉस के बारे में? अगर 1 से, ये फ्रैक्शन है ना, अगर ये 1 से कम आया ये लॉस का केस है, 1 से ज्यादा आ गया फ्रैक्शन तो प्रॉफिट का केस है, क्योंकि 1 होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू 100%। जरा कंबाइंड करते हैं, आपको जो चीजें कैंसिल आउट है काट लेते हैं, उसके बाद हम गुणा उणा करके देखेंगे और क्या कैंसिल हो रहा है। आप कहोगे सर 4, 3 से भी कुछ कट रहा है क्या? 6 से, ये 3 बार में और ये 4 बार में, अभी ये भी कट रहा है क्या? बस ऊपर कितने 3 बचे? 27, 3 गुणा 3 बच गया आपका। नीचे क्या क्या बचा? 5 दूनी के 10 गुणे 5 क्या 50 बचा? सर हमें पता चल गया कि प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ? 27/50। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो है वो ओरिजिनल वैल्यू 50 है और इतने डिस्काउंट मार्कअप के बाद ऊपर वाली वैल्यू 27 है, तो क्या ये कमी आ गया? सर कमी आ गया कितने का? सर ये जो कमी है ना, यही बता रहा है कि इस क्वेश्चन में लॉस परसेंट है। अगर ऊपर ज्यादा रहता ना 50 से तो प्रॉफिट हो गया होता। कितने का कमी है? सर 23 का। तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है? सर लॉस बाई सीपी इंटू 100 करते हैं। तो आप बताओ ये जो 23 का कमी है वो 50 पे ही ना है, तो आपको 23/50 गुणे 100। क्या ये 23 दूनी 46% है? आपका जवाब है कि सर इतना परिवर्तन के बाद उस दुकानदार को 46% का घाटा हो। समझ गए? सवाल ये है इस बार कि एक दुकानदार ने 25% का मार्कअप लगाया है, मार्कअप लगाने के बाद उसने 2 डिस्काउंट दे करके बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। ये जो पहला डिस्काउंट है x, इसका मान ज्ञात करना है। लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि किसी दुकानदार ने अपने वस्तु का दाम 25% बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद लगातार 2 छूट दिया, x% और 2% का छूट देकर बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए x का मान क्या है? ऐसे सवाल बनाया जाएगा। तो आप कहोगे क्या है, देखते हैं जरा, पहले डिटेल देखते हैं कि सर कोई दुकानदार होगा, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू कीमत 100 रहा होगा, अगर तो क्या उसने 25% मार्कअप लगा के
क्या उसका दाम 125 कर दिया, जिसको कि एमटी कहते हैं आप। सीपी पे मार्कअप लगाएंगे तो एमआरपी बन जाता है, और जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं, एमआरपी पे। तो सर ये बताइए कि डिस्काउंट दो ठो देना है, मैं पहला दे के दूसरा दूं या दूसरा दे के पहला दूं, रिजल्ट तो सेम आना है। तो उसने दो डिस्काउंट दिया, एक तो X% का, एक तो 2% का। अगर मैं पहले 2% डिस्काउंट दे देता हूं तो फिर मुझे बाद में X% देना पड़ेगा, इससे रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। आपको भी सर 125 का 2% क्या 2.5, 1% कितना होगा सर, दो अंक पहले डेसिमल, क्या 125 का 1% क्या 1.25, अगर 1% 1.25 तो 2% 1.25 का डबल, क्या 2.5। सर इसमें 2.5 कम कर देना है, तो जब कम हो जाएगा तो 122.5 होगा पहली छूट के बाद। अब दूसरी छूट भी देनी थी, वो कितना देना था, X%। सर X% डिस्काउंट दोगे तो कितना होगा ये तो हमें पता करना है, लेकिन ये डिस्काउंट देने के बाद फाइनली वस्तु बिक जाएगा ना। और कितना में बिकना चाहिए सर, 20% प्रॉफिट में बिकना चाहिए। तुम्हारा वस्तु कितने का था और तुम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कितना में बेचोगे, 120 में। भाई सीपी से एसपी के बीच के गैप को ही ना प्रॉफिट बोलते हो। तो कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए था, 20%, 120 में बिकेगा। तुम्हें दिखेगा कि लास्ट टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, 122.5, और बिका कितने में, 120 में। क्या कम करके बेचा जा रहा है, कितना कम करके बेचा जा रहा है, आपको इसमें से ये घटाइए, क्या ये 2.5 कम करके बेचा गया होगा, तो क्या यही ना डिस्काउंट है सर, कितना सर 2.5। ये डिस्काउंट किस बेस पे मिला है सर, 122.5 पे मिला है। अगर मुझे इसको परसेंट में कैलकुलेट करना है, क्या गुणे 100 करना पड़ेगा, बोलिएगा। अगर इसको कैलकुलेट करने गए तो क्या आप इसका लगभग 2% के आसपास देख रहे हैं सर। इस नंबर का 1% कितना होगा सर, 1.225, 1%। तो 2% कितना होगा सर, 2 पॉइंट कितना, 2.45 होगा। मेरे को कितना चाहिए, 2.5। क्या ये वैल्यू लगभग 2% के आसपास है, थोड़ा ज्यादा है 2% से, तो उतना में हम पकड़ लेंगे ना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमने लगभग 2% छूट दिया। तो एक्स का मान क्या हो जाना है, 2। आया समझ में कि सर इक्वेशन हम पढ़ रहे थे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, मार्कअप डिस्काउंट डिस्काउंट प्रॉफिट, यानी सवाल मार्कअप डिस्काउंट प्रॉफिट में है। तो सर मार्कअप डिस्काउंट प्रॉफिट से रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था, अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं
ये बताइए, इस सवाल को करने का बहुत तरीका सीख गए हैं आप। हाँ, 100 भी मान के चल सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिस्काउंट का फैक्टर मल्टीप्लाई होके हमारा प्रॉफिट का या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे देता है। तो आपको मैं बार बार से फिर से रिवीजन करवाता हूं सबका। आप कहोगे अच्छा सवाल कैसे रहेगा, फिर से दोहरा रहा हूं कि एक दुकानदार ने अपने वस्तु का दाम कितना बढ़ाया, 50%, और बेचते समय उसने 2 लगातार छूट दिया। पहला छूट कितना, 20%, दूसरा छूट कितना, X%, तब भी उसको 30% का फायदा हो गया। तो बताओ X का मान कितना है। ऐसे रहेगा आपका सवाल। तो आप कहोगे सर हम 100 लेके चलेंगे अगर, तो क्या 50% दाम बढ़ाया जाएगा। मार्कअप मतलब दाम बढ़ाना। तो अगर दाम बढ़ाएंगे 50%, तो क्या ये 150 हो जाएगा, बोलिएगा। सर पहला डिस्काउंट कितना दिए, 20%, तो 150 पे डिस्काउंट देंगे 20% का, तो 150 का 20%, सर 10% 15 होगा, तो 20% 30 हो जाएगा। ये 30 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब अगला डिस्काउंट हमें नहीं पता, X% का देना है। सर इसी पे X% का डिस्काउंट दिया गया, तो फाइनली कितना में बिका, सर 30% प्रॉफिट पे बिका। तो अगर 30% प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा, आप कहोगे सर 130 में बिकेगा, राइट। अब बताओ कि 130 में बेच रहे हो तो क्या कोई डिस्काउंट दे रहे हो। सर 120 का था, अब बेच रहे हैं 130 में, तो जब ये कम रहेगा तब ना डिस्काउंट बोला जाएगा। तो यहां तो डिस्काउंट नहीं हुआ, यानी इस आदमी को अगर डिस्काउंट दिया गया है तो 30% का फायदा कभी नहीं हो सकता है, डेटा में गड़बड़ी था। तो यहां पे कुछ अलग ले लो, जैसे मान लो 10% का फायदा होता, क्या यहां 110 में बिकता, बोलो। आप तो आंसर भी निकाल दिए थे, नहीं। ये प्रॉफिट 30 पे कहां से हो जाएगा इसको डिस्काउंट। अगर 10% प्रॉफिट होता तो क्या ये फाइनली 110 में बिकता। और अब न कहते कि सर 120 से कम में बिक रहा है इसलिए डिस्काउंट हुआ होगा। तो ऐसा कुछ रहना चाहिए ताकि कम रहे, ज्यादा रहेगा तो डिस्काउंट कैसे होगा। क्या यहां की वैल्यू हर हाल में 120 से कम होनी चाहिए, तभी तो डिस्काउंट माना जाएगा। थोड़ा सुधार करिएगा, 30 नहीं 10 ले लीजिए आप। तो आप बताइए 120 पे 110 होना, क्या 10 का डिस्काउंट 120 पे, और परसेंटेज में कितना होगा। सर अब ये 1/12 है, और जब 1/12 है क्या इसको 8.33% कहते हैं, 1/12 को, ये आपका 8.33 अब होगा। समझ गए। रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास। आप कहोगे सर अच्छा देखो ये जब आसान रहता है ना तो ऐसे कर लिया करो, और जब टेढ़े मेढ़े परसेंटेज दिए जाएंगे तो आप वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला स्ट्रक्चर यूज करना। परंतु अगर आप इसको भी करना चाहते हो तो क्या मार्कअप के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तभी ना प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ। सर ये 50% मार्कअप है, मार्कअप मतलब वृद्धि है, क्या ये 150% होगा, और 150% को क्या लिखते हैं, 3/2। 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80%, 80% मतलब 4/5, 6/5 नहीं होगा क्योंकि वृद्धि का केस नहीं है, कमी का केस होता है, 4/5। तीसरा तो हमको नहीं ना पता, एक्स है, इसको रहने देते हैं, ये डिस्काउंट 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहने देते हैं, बराबर प्रॉफिट 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110%, 110 मतलब 11/10, 11/10। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, आप कहोगे सर ये 10 से 10 कैंसिल, तो क्या ये 4/3 चला जाएगा उधर, तो डिस्काउंट 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आया क्या वो 11/12 आया। 11/12 का मतलब क्या है कि सर 12 पे 1 की कमी करने पे नहीं 11 आएगा, तो कितना डिस्काउंट बोलेंगे, 1, कितने पे, 12 पे। तो 1/12% में निकालने के लिए इंटू 100,
क्या ये वैल्यू 8.33% होता है? आप ऐसे भी आंसर कर सकते, आप 100 से भी आंसर कर सकते। हाँ, वो इंक्रीज हो गया था, यहां सुधार लेना 10% है, नहीं तो दूसरा डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं होगा अगर यहां 30 रहेगा। लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं सवाल कुछ स्पेशल टाइप के जो आते रहते हैं परीक्षा में आपके। एक अंडे वाले का थोड़ा फास्ट लिखिएगा। एक अंडे वाले का 20% अंडा टूट गया। एक अंडे वाले का 20% अंडा टूट गया, तो शेष अंडे के मूल्य, तो शेष अंडे के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करके बेचे? शेष अंडे के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करके बेचे ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। ये सवाल जो अभी आपने लिखा, क्या ये सवाल ही है एबी पेयर का सवाल? मैंने जब एबी पेयर पढ़ा रहा था तो बोला था कि इसका इस्तेमाल लगभग हर चैप्टर में किया जा सकता है सवाल के हिस्से। तो भाई कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, है लाभ हानि का सवाल हो गया, परंतु बन तो एबी पेयर से जाएगा। कैसे? कि सर जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए हमको घाटा और मुनाफा एक दूसरे का उल्टा होता है। आप इसको एबी पेयर से करोगे, आपका अंडा कितना नुकसान हुआ? सर 20%। 20% का मतलब क्या है? सर 1/5 अंडा नुकसान हो गया। अगर 1/5 अंडा नुकसान हो गया, यानी 5 में से 1 नुकसान हो गया, तो क्या मुझे कोई घाटा ना हो इसके लिए जो नुकसान हुआ है उतना बढ़ाना पड़ेगा? तो यानी -1 क्या बन जाएगा? +1। और सर बेस क्या हो जाता है इसका? सर दोनों कंबाइंड होके बेस बनता है, क्योंकि ये को टूट गया है तो 4 गुना बचा है। क्या 5 में से 1 गया? 4। यानी सर हमें दाम बढ़ाना पड़ेगा 1/4। और 1/4 को कितना परसेंट कहते हैं? सर 25% कहते हैं, यानी दाम बढ़ाना पड़ेगा। और सुनो, आप अगर सिंपल सोचोगे, एबी पेयर का याद नहीं आया आपको, कह रहे यार एबी पेयर का है, किसका सवाल है, तो आप साधारण सोचना कि सपोज मेरे पास 100 अंडा था, राइट? आपके पास 100 अंडा था, और ये भी सोच लेना साथ ही साथ कि जब फायदा नुकसान का बात हो रहा है तो उसका दाम भी सोच लो कि एक अंडा 1 रुपए का था। सोचने में क्या गया है, मानने में क्या गया है? अगर एक अंडा 1 रुपए का है और आपके पास 100 अंडा है, तो क्या आपके पास 100 रुपए का संपत्ति है? क्या आपके पास 100 रुपए का अंडा है? लेकिन आपने कहा इसमें से 20% टूट गया, तो बताओ अगर 100 अंडा में से 20% अंडा टूट जाए तो क्या 80 अंडा बचेगा? यानी अब आपके पास संपत्ति कितने का बचा? 80 रुपए का। लेकिन आप कोई नुकसान नहीं चाहते, मतलब आप 100 में बेचना चाहते हो। भाई आपका 100 लगा था ना खरीदने में, तो आपको 80 का सामान है, बेचना चाहते हैं 100 में। क्या मुझे बढ़ा के बेचना पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा? सर 20। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 80 से। क्या 20/80, क्या ये 1/4 होता है? 20/80 का मतलब यही 1/4 यहां डायरेक्ट निकला, और ये परसेंटेज में कितना? 25%। आपका जवाब ऐसे होगा। 180 पे भी सोच सकते। लिखिएगा दूसरा सवाल। एक फल विक्रेता का 20% फल सड़ गया। एक फल विक्रेता का 20% फल सड़ गया, तो शेष बचे फलों का दाम, कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे? शेष बचे फलों का दाम कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे ताकि उसे केवल 10% का नुकसान हो, ताकि उसे केवल
10% का नुकसान हो, ठीक है। एक फल विक्रेता का 20% फल सड़ गया तो शेष बचे फल का दाम कितना % बढ़ा के बेचे ताकि उसे केवल 10% का नुकसान हो। कैसे सोचोगे आप कि सर इस सवाल में 20% फल सड़ा हुआ है, सड़ गया फल विक्रेता का, और बचा हुआ फल को बोल रहा है कितना दाम बढ़ा के बेचे ताकि खाली 10% नुकसान हो, क्योंकि अगर दाम नहीं बढ़ा के बेचेगा तो नुकसान तो ज्यादा हो जाएगा उसको। समझ में आ रहा है बात? आप कहोगे सर मान लो 100 था तो सबसे पहले इसका 20% अगर सड़ गया, खराब हो गया, तो क्या केवल इसके पास 80 बचा? बोलिएगा। सर इसको बोल रहा है कि जो बचा हुआ है इसका दाम कितना बढ़ा के बेचे ताकि केवल 10% का नुकसान हो, यानी कि 90 में बिक जाए। भाई इसका लगा तो 100 था ना, और 10% का ही नुकसान हो खाली, क्या 90 में बेचना चाहता है? आपको दिख रहा होगा कि जो बचा था 80 का उसको बेचना कितने में है? 90 में। कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है? 10। सर ये जो 10 की वृद्धि है ये किस बेस पर है? तो 10/80 जो होता है वो कितना % होता है? आप कहते हो 1/8, और 1/8 को बोलते हैं 12.5%, यानी ये 12.5% बढ़ा के बेचेगा तो काम हो जाएगा। आप कहोगे सर हमने ये पता किया कि इस क्वेश्चन में 20% का नुकसान हो गया है, राइट। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए दाम कितना बढ़ाना होगा? आप कहोगे सर इस नुकसान का भरपाई करने के लिए ये -1/5 है, तो क्या दाम बढ़ाना पड़ेगा +1/4? यानी अगर 25% दाम बढ़ा के बेचता तो उसका जो नुकसान था वो पूरा हो जाता, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो जाता अगर दाम 25% बढ़ा के बेचता। लेकिन क्या उसको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए? क्या नहीं, उसको 10% लॉस चाहिए। तो आपको अगर 10% लॉस चाहिए तो क्या इसको घटा के बेचना होगा? आप बताओ अगर 10% लॉस चाहिए तो आप कैसे कंबाइन करोगे दोनों चीजों को? आप कहोगे कोई चीज अगर 25% बढ़ा और 10% नुकसान है, क्या इन दोनों का सक्सेसिव कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, पहले आप 25% दाम बढ़ाए हो तो ये पता चला है कि नो प्रॉफिट का केस है, और जैसे ही 10% नुकसान चाहिए तो क्या हमको 25 के साथ 10% नुकसान वाला कंबाइन करने पे जो रिजल्ट आएगा क्या मेरा उत्तर आ जाएगा, या इसके साथ कुछ और कंबाइन करेंगे वो 10% कमी आना चाहिए? आप यहां देखो ना, इसीलिए पहले ये सॉल्यूशन, क्या इन दोनों को ना सक्सेसिव कंबाइन किया गया है तो ये आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 25% दाम आप बढ़ाए, इसके साथ कितना कम करोगे कि 10% लॉस हो जाए, 90 पे आ जाए ये चीज। अगर आपने 25% वृद्धि कर दिया, यानी आपने 5/4 कर दिया, और आपको इसमें किसका गुणा कर रहे हैं ताकि रिजल्ट आ जाए 10% लॉस में। 10% लॉस का मतलब 90%, 9/10 बन जाए। यहां किसका गुणा करें ताकि ये रिजल्ट कितना बन जाए? 9/10। आप कहोगे ये x अगर निकालने गए क्या ये वैल्यू 36/50, और 36/50 कितना बताएगा सर? आप कहोगे 36/50 का मतलब क्या 14 की कमी? सर 14 की कमी 50 पर तो 28% बन जाएगा। तो सर ये 28% तो था नहीं, ये तो 12.5% था ना। यहां पे आपको अब एकदम सावधान रहना है कि सर इन दोनों चीजों में सक्सेसिव कंबाइंड लगता है किसमें? 20% और यहां x% में, ना कि इसके वजह से जो भरपाई की उसमें। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सक्सेसिव किसमें लगना है? सर 20% और यहां वाला में, ये दोनों सक्सेसिव कंबाइंड होकर 10% देगा। क्या ये 20 लिए थे हम लोग? नहीं, ये इसका पेयर ले लिए थे, तो पेयर के साथ ये भी पेयर नहीं।
सर जो रिजल्ट है ना उसके साथ एबी पेयर लगाएंगे, अब मेरा उत्तर आ जाएगा, या सक्सेसिव लगाएंगे उत्तर आ जाएगा, ये नहीं लगा सकते हम एबी पेयर, नहीं तो ऑप्शन में मिल जाता है और खटाक मार के चले आते हैं। कैसे लगाओगे कि सर पहले क्या हुआ 20% नुकसान, 20% नुकसान का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80%, 80% मतलब 4/5। दूसरा कितना होगा हमको नहीं पता, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90%, क्या 9/10 होना चाहिए। अब इसको जरा देखना हल करके आप, क्या ये वैल्यू आप कितना बोल रहे हो, ये 2 हो जाएगा, क्या x बराबर 9/8 ये नीचे आएगा। x बराबर 9/8 का मतलब क्या कि सर कोई चीज 8 था वो 9 हो जाएगा, क्या 1 का वृद्धि हो जाएगा, अगर 1 का वृद्धि हो जाएगा तो क्या परसेंट वृद्धि 1/8 × 100 यानी कि 12.5% आ जाएगा हमारा। तो इन दोनों को आप सक्सेसिव कंबाइन कर सकते, ये आप ध्यान रखना, लिखिएगा और इस बार जल्दी से आंसर करना है आपको, सवाल भी जल्दी से नोट करिएगा। एक दूध वाले का 25% दूध गिर गया, बह गया, जो लिखना है लिख लीजिए। एक दूध वाले का 25% दूध गिर गया, तो शेष दूध के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे, कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे ताकि उसे ताकि उसे 10% का फायदा हो जाए, ताकि उसे 10% का फायदा हो जाए। आपको सीधे लिखना है 25% नुकसान का मतलब क्या उसके पास 75% बचा हुआ इनटू दाम कितना बढ़ाना है वो x मान लेना है हमें। इन दोनों का रिजल्ट क्या बताएगा सर 10% फायदा होना चाहिए, क्या 110% भी लिख रहे हैं, तो अगर ये भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ 3/4 यहाँ 11/10 लिख देंगे। तो क्या यहां से अगर x निकालने जाएं तो क्या ये 110/75 है, और सर 75 से 110 होना वृद्धि भी बताएगा ना, कितने का वृद्धि सर 35 का वृद्धि हो रहा है। ये 35 का वृद्धि कितने पे हुआ 75 पे, गुणे 100 करोगे और परसेंटेज कन्वर्ट होगा। अब 75 में 25 है और यहाँ 4 है तो आप कहोगे 35 का 4 × 140, सर इसमें 3 से डिवाइड करना है और मेरा आंसर आना है, ये यही हो गया, इतना परसेंट बढ़ाना चाहिए, डिवाइड भी कर लोगे आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 150 था 50, 10 कम 3.3, 50 में 3.3 घटाएंगे तो 46.66, ऐसे आंसर कर सकते। विक्रेता का एक फल विक्रेता का 11.1/9%, 11.1/9% फल सड़ गया, फल सड़ गया तो शेष बचे फलों के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे, कितना प्रतिशत बढ़ाकर बेचे ताकि उसे 12.5% का लाभ हो, ताकि उसे 12.5% का लाभ हो। सवाल से तो पहचान हो ही गया कि जब भी टूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ आएगा
उसकी वजह से दाम बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तो कैसे हमको सवाल को हल करना है? कितना परसेंट इसका फल बर्बाद हुआ? क्या 11.1/9% फल नुकसान में हुआ? नुकसान हुआ का मतलब 1/9 नुकसान हुआ। और बोला कितना दाम बढ़ा के बेचे ताकि इसको फायदा कितना हो जाए? 12.5% का। तो आप कहोगे 1/8 का फायदा कमाना चाहता है, तो सर ये जो फल सड़ जाते हैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1/9 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/9, ये हो गया सड़े हुए फल की वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इनटू दाम कितना बढ़ाएंगे सर, ये अभी हमें निकालना है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस कितना होना चाहिए सर? 8 में 1 का वृद्धि, क्या 9/8 होना चाहिए? इसको सॉल्व करेंगे, हमारा x आएगा। तो क्या यहां से आपकी x की जो वैल्यू होगी 81/64, x की वैल्यू 9 नमा 81, 8 हटाई 64, सर x की वैल्यू होगी 81/64। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 64 पे 81 बनाने के लिए क्या 17 बढ़ाना पड़ेगा? तो सर 17 की वृद्धि करनी पड़ेगी 30 बेस से 64 से। तो ये परसेंटेज में कितना होगा सर? 17/64 गुणे 100% करना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे सर कट नहीं रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आपको परसेंटेज निकालने सिखाया हूं, वो फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या 64 का 10% 6.4? अच्छा, 6.4 का अगर 3 गुना चला गया तो 19.2 हो जाएगा। ये तो हमको तो 17 जाना है, यानी 30% 19.2 हो जाएगा। हमको 17 जाना है, क्या 2.2 पीछे आना है? सर बहुत ध्यान से देखना, इस नंबर से 2.2 कैसे बनाओगे? आप कहोगे अगर इसका 1% 0.64, 2% 1.28, हमें 2.4 बनाना है, 3% 1.92, इसका 3 गुना। आप कह रहे 30 में 3% घटेंगे तो कितना? 1.92। घटाना कितना था? 2.2 घटाना था। क्या 4%? 2.5। आपको कि सर 4% पूरा नहीं घटा सकते, खाली 2.2 घटाना था। तो क्या हम 3 से थोड़ा ज्यादा और 4 से थोड़ा कम घटाएंगे? तो 30 में 3 से ज्यादा घटाएंगे और 4 से कम घटाएंगे तो क्या बीच में बनने वाला है मेरा नंबर? तो 30 में 3 से ज्यादा घटेगा तो क्या बचेगा? 26 दशमलव कुछ। तो आप लगभग इसका आंसर करने वाले हो, 26 दशमलव कुछ आएगा सर हमारा। देख लेंगे हम ऑप्शन में क्या है हमारे उसमें। नहीं, लिखिए एक सवाल है। चार वस्तुओं को बेचने पर, चार वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, चार वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को दो वस्तुओं के लागत मूल्य के, दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? करिए इसको। इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सर प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करके ही निकलता है। सर आपको प्रॉफिट अमाउंट कितना है सवाल में?
दो वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, केवल दो देखना नहीं है, वो दो वस्तु के किसके बराबर, लागत मूल्य के बराबर। तो आप कहोगे सर हमको तो इस सवाल में पता ही नहीं है एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो आप एज्यूम कर लो कि सर एक वस्तु का लागत मूल्य अगर 1 रुपया होगा तो क्या दो वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपया होगा। अगर दो वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपया तो क्या आपका प्रॉफिट भी 2 रुपया होगा। सर प्रॉफिट अमाउंट हो गया 2, कब, जब एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया था तब। अब नीचे क्या चाहिए सर हमको, सीपी। हम कितनी वस्तु बेच रहे हैं, 4, और एक वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 1, तो 4 वस्तु का लागत मूल्य 4, इसलिए यहां हो जाएगा 4 इंटू 100 कर लोगे। क्या ये वैल्यू 1/2 50% है। बहुत अच्छा, आपका आंसर भी था 50%। गुड, ठीक है, रेडी। 4 वस्तु को बेचने पर, 4 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ। 2 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत कितना है। 4 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत कितना है, निकालते हैं ना, तो लॉस परसेंट, लॉस बाई सीपी इंटू 100 ही करते हैं भाई, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, बेस तो बाय डिफॉल्ट सीपी होता है, इसलिए करते हैं। अब सवाल यह है कि आपके क्वेश्चन में जो लॉस हुआ है वो 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो आप कैसे एज्यूम करोगे कि सर एक वस्तु का लागत मूल्य अगर 1 रुपया होगा तो क्या 2 वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपया होगा, तो उस केस में लॉस अमाउंट कितना हो जाएगा, 2। सर नीचे क्या चाहिए, सीपी। अब ये बताओ एक वस्तु का सीपी कितना माना था, एक लागत मूल्य को ही सीपी कहा जाता है। तो अगर एक वस्तु का सीपी 1, तो आप कितनी वस्तु बेचने गए थे, तो उनका सीपी क्या रहा होगा, 4, यानी कि इसका भी सीपी 4 है और गुणे 100 है, तो सर हमारा जवाब फिर से 50% लॉस है। ठीक है, इन दोनों का जवाब एक ही होता है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा सवाल नोट करें जल्दी से कि 4 वस्तु को बेचने पर, 4 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को, एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो आपको वे लाभ प्रतिशत तो सर ऐसे ही निकलेगा ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करके। अब प्रश्न ये है कि इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट कितना लें, सीपी कितना लें। तो आप ऐसे सोचो कि प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया है कि सर हमको जो लाभ हुआ है 4 गो वस्तु बेच के, वो 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। और क्या आपको वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, नहीं, तो आप एज्यूम करोगे ना कि सर एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो क्या 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपए होगा। बोलो, आपको कि अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपए, तो प्रॉफिट भी तो 2 वस्तु के विक्रय मूल्य का ही था, यानी प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपए, राइट। ये नीचे क्या चाहिए, सीपी। और आपने एज्यूम क्या किया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है,
तभी तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य 2 लिए हो आप सर बताओ कितने वस्तु बेच रहे थे 4, तो आपको ये ना पता है कि 4 वस्तु का विक्रय मूल्य अवश्य 4 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 माना है। अगर 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 रुपया, तो आप बताइएगा जब एसपी 4 है, प्रॉफिट 2 है, तो सर आपका सीपी कितना होगा? आप कहते हो एसपी माइनस प्रॉफिट को सीपी कहा जाता है। तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि सीपी कितना हुआ 2। यहां क्या लिखना है? सीपी। ये हो गया 2 इंटू 100। 2/2 मतलब 1, 1 मतलब 100% प्रॉफिट है यहां पे। तो तीसरे सवाल का चालू करो भाई, सबके देखे ना। 4 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, नुकसान हुआ, एक ही बात है। तो हानि प्रतिशत कितना है? तो हानि प्रतिशत कितना है? करो। इस सवाल में भी आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकलेगा ना, लॉस बाई सीपी इंटू 100 करके। सर ये थोड़े बदल जाएगा, ये तो हमेशा होता है। बहुत ध्यान से देखना। आप बताओ इस क्वेश्चन में जब आप 4 वस्तु बेच रहे हो तो जो हानि हो रहा है वो कैसा हो रहा है? 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी सर जो लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में, ये हुआ है 2 वस्तु के एसपी के बराबर। और हमें तो पता ही नहीं एक वस्तु का एसपी क्या है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि सर एक वस्तु का एसपी लेट से 1 रुपए है, तो क्या 2 वस्तु का एसपी 2 रुपए हो जाएगा? अच्छा, हम 4 गो वस्तु बेचने जा रहे थे, तो क्या मेरा एसपी जो होगा वो 4 रुपए हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक वस्तु का एसपी हमने क्या मान लिया है? 1 रुपए। तो 4 वस्तु का जो बेचे हैं उसका एसपी ना 4 रुपया हो गया। और हमको बेस में क्या चाहिए? एसपी 4, लॉस 2, तो सीपी कितना? आप कहते हो सीपी जो होता है क्या वो एसपी प्लस लॉस होता है? भाई हम एसपी में लॉस जोड़ते हैं तब ना सीपी निकलता है। तो 4 और 2 6, यानी सर हमारा सीपी कितना हो गया? 6। क्या इतना अगर आप पकड़ लेते हैं सवाल पढ़ के, क्या आपका आंसर तुरंत यहां रखेंगे फॉर्मूले में आ जाएगा? लॉस कितना था? 2। उस केस में सीपी कितना हुआ? 6। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। क्या ये 1/3 है? 1/3 को कितना बोला जाता है? 33.33% बोलते हैं लॉस। एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार अपना लाभ, एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, कैलकुलेट करता है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। जनरली होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। लेकिन ये कैसा दुकानदार है? ये अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है और पाता है कि 20% का लाभ हुआ।
20% का लाभ हुआ, तो इस दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? तो इस दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? ये 20% वास्तविक नहीं हो सकता ना। वास्तविक लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? सीपी पर, और ये किस पे निकाला है? एसपी पर, इसलिए आपको वास्तविक पूछा गया। बता भाई, इस सवाल में इस दुकानदार का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है भाई, वो 20% क्या है? प्रॉफिट परसेंट ही है ना, बट किस पे कैलकुलेट किया है? एसपी पर। आप कहोगे 20% मीन्स 1/5, ये तो होता ही है, बट सर इसका बेस क्या है? 5 यूनिट जो है, क्या वो सीपी होगा कि एसपी? सर इस दुकानदार ने अपना प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट किया था, इसलिए बेस क्या है? एसपी। अच्छा, ये प्रॉफिट परसेंट है, तो ये न्यूमरेटर क्या है? प्रॉफिट। आप बताओ, एसपी कितना यूनिट, प्रॉफिट कितना यूनिट, तो सीपी कितना यूनिट होगा? आपको सीपी निकलता है एसपी माइनस प्रॉफिट करके, तो 5 में से 1 गया, क्या 4 यूनिट सीपी है? सर वास्तविक प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, क्या ये हमेशा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है? इसी को ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट कहा जाता है, प्रॉफिट इंटू सीपी बाई 100 को। प्रॉफिट कितना है सर? 1। सीपी कितना है? 4। सर इंटू 100 करेंगे तब परसेंटेज बनेगा, क्या ये 25% है? ऐसे करना हो गया ना, लिख लेना इसको। अगला सवाल लिखिए और बताइएगा आंसर। एक दुकानदार अपने हानि की गणना, एक दुकानदार अपने हानि का कैलकुलेशन, गणना विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उसे 20% की हानि होती है। उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? उसका वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? निकालिए। परसेंट हानि हुआ इस सवाल में। सर इस सवाल में 20% लॉस हुआ है। 20% को 1/5 ही कहते हैं ना, लेकिन सर ये लॉस परसेंट है, तो क्या न्यूमरेटर लॉस है? एंड इसका जो बेस है वही होगा जिस पर ये लॉस कैलकुलेट हुआ था। ये लॉस किस पे कैलकुलेट हुआ है? एसपी पर, तो क्या ये बेस एसपी है? सर अगर एसपी मिला, लॉस मिला, तो सीपी कितना होगा? क्योंकि ओरिजिनल में तो सीपी बेस होता है, तो आप कह रहे सीपी एसपी और लॉस के थ्रू क्या एसपी प्लस लॉस करके निकलता है, तो 5 और 1 क्या 6 हो जाएगा सीपी। सर ओरिजिनल लॉस परसेंट, वास्तविक हानि प्रतिशत, तो निकलता है लॉस बाई सीपी इंटू 100 करके, ऐसे निकलता है। लॉस कितना था? 1। सीपी कितना है? 6। इंटू 100 कर लेंगे, 1/6, 16.2/3 या 16.67% लगभग हो जाता है। आप ऐसे और ये सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा। लिखिए, एक दुकानदार